नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के चयन के लिए जो ऑप्शन फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी, उनको फॉर्म को किस तरीके से हमें भरना पड़ेगा। हमें फॉर्म A1 भरने की आवश्यकता पड़ेगी या फॉर्म A2 भरने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर फॉर्म B2 भरने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर फॉर्म B1 भरने की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, इसका जो प्रोसेस है कि आपको कहाँ जमा करवाना पड़ेगा, कहाँ से आपको फॉर्म भर मिलेगा, कहाँ आप जमा करवा सकते हैं और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आपको त्रुटियां नहीं हो, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों तक जरूर पहुंचाना। साथियों यदि आपके कोई भी डाउट है यूपीएस स्कीम के बारे में तो इसका जो वीडियो है वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए हम कौन से फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी और फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं। साथियों देखते हैं सबसे पहले अभिदाता रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के निर्देश ये है कि आपको गलतियां नहीं हो, कौन कौन सी त्रुटि आप कर सकते हैं उनके बारे में देख सकते हैं। कृपया त्रुटियों से बचने के लिए साफ सुथरी हस्तलिपि में फॉर्म भरें, यानी कि आपको ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है और आपको सीधा सीधा साफ साफ लिखना है। किसी भी संशोधन पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक है। यदि आपने कुछ भी संशोधन किया, आपसे कुछ गलती हो गई, जैसे मान लो आपका नाम था रमेश, आप मात्रा लगाना या मैं की जगह आप क्या लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप गोला करके साइन कर सकते हैं। यदि आवेदन किसी भी प्रकार से अधूरा है तो अनिवार्य फील्ड खाली छोड़ दी गई है, तस्वीर अस्पष्ट है, आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं, नोडल कार्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं है तो उसे अस्वीकार किया जाएगा। यानी कि कुछ भी गलती हुई तो उस फॉर्म को अस्वीकार किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां स्व सत्यापित होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड वो प्रतियां होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करा हुआ, आप चाहे आधार कार्ड जमा करवा रहे हो उसके साथ अटैच कर रहे हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, जैसे मान लो वोटर आईडी यदि आप सबमिट कर रहे हो उस फॉर्म के साथ, तो आप वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब देखते हैं ये जो है, यदि आपका नाम बड़ा है, जैसे पिता का नाम या माता का नाम यदि आपका बड़ा है, 30 अंकों से अधिक है, तो उसके साथ अनुलग्नक आपको सबमिट करना पड़ेगा। उस अनुलग्नक के बारे में भी चर्चा करने वाले, किस तरीके से होगा वो। ये है राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति के बारे में। और पहचान का प्रमाण जो है वो कौन सा प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आवेदक पहचान के प्रमाण के रूप में आधार जमा कर रहा है तो आधार संख्या के पहले 8 अंकों को प्रस्तुत प्रति पर संशोधित मास्क किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम बैंक डिटेल के बारे में ये है, और ये पेंशन फंड पीपीएफ के बारे में है, पीएफ के बारे में, आगे सीआरएस के बारे में है। अब देखते हैं हम ये जो है अनुलग्नक फर्स्ट जो है वो आवेदक का पहला नाम, यानी कि आपका नाम बड़ा है तो वहाँ आप ये अनुलग्नक लगा सकते हैं। पिता का नाम के लिए भी अनुलग्नक लगा सकते हैं, आपके पास जगह कम पड़ रही है तो ये अनुलग्नक सेकंड है। अब आगे देखते हैं हम फॉर्म A1। फॉर्म A1 किनको भरने की आवश्यकता है साथियों? जो साथी दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारी हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार में जो नए भर्ती कर्मचारी हो रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू हो रही है साथियों, इसका चयन आपके लिए ऑप्शनल है। कब से है? 1 अप्रैल 2025 से, या उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको फॉर्म A1 भरने की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो फॉर्म है A1, ये आपको जब जॉब लगोगे तभी आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर ही भरवा लिया जाएगा। अब देखते हैं फॉर्म A2। केंद्र सरकार के ऐसे अहर कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के मौजूदा अभिदाता है, यानी कि जो NPS के अंडर में अभी आते हैं और प्रेजेंट टाइम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए ये जो है विकल्प का चयन करने के लिए फॉर्म A2 भरने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कर्मचारी हैं जो NPS के अंतर्गत आते हैं और वो UPS का चयन करना चाहते हैं तो फॉर्म A2 भर सकते हैं। ये भी हम देखने वाले हैं किस तरीके से फॉर्म A2 भरेंगे। अगला फॉर्म है फॉर्म B1। फॉर्म B1 किसको भरने की आवश्यकता है साथियों? एकीकृत पेंशन योजना UPS अभिदाता जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद अधिवार्षिक या सेवानिवृत्त हुआ हो।
फॉर्म B1 किसको भरना है? जो 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब देखते हैं फॉर्म B2 जो है ये है एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता जो दिनांक 31 मार्च 2025 को या इससे पहले अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त हुआ हो, यानी कि 31 मार्च 2025 से पहले जो रिटायर्ड हो गए कर्मचारी हैं वो जो यूपीएस का चयन करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म B2 भरने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं जीवन साथी द्वारा किए जाने वाले दावे मृत्यु के मामले में। इसके मामले में फॉर्म B2, B3, B4 और B5 और B6 ये वाले फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं फॉर्म A1 किस तरीके का होगा और फॉर्म A1 किस तरीके से भरा जा सकता है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर जो है मेरा प्राण नंबर, ये यहाँ CRA का नाम, यहाँ पर सबसे पहले आपकी फ़ोटो आएगी और यहाँ पर आपका नाम आएगा और श्रीमती जो आपका पापा का नाम है वो आ जाएगा, जिसने कब प्रवेश किया है वहाँ वो ये डेट आ जाएगी यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर जो है आवेदक का नाम आ जाएगा। आवेदक के नाम से पहले श्री लगाता है, जैसे जेंट्स यदि आ रहा है तो श्री, और लेडीज यदि आ रही है विवाहित तो श्रीमती, और यदि वो अनमेरिड है तो कुमारी। आगे देखते हैं आवेदक का नाम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा। अनाथ होने की स्थिति में यदि आप अनाथ हैं या नहीं हैं उस स्थिति का यहाँ पर ब्यौरा देना पड़ेगा। आगे देखते हैं पिता का नाम अनिवार्य है चुनने वाला। प्राण कार्ड प्रदर्शित होने पर, प्राण कार्ड में यदि आप पिता का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं या माता का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। आपकी जन्म तिथि आ जाएगी, जन्म का स्थान आ जाएगा, देश जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जैसे इंडिया में जन्म लिया तो इंडिया आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पैन नंबर, आपका पैन नंबर आ जाएगा, राष्ट्रीयता नेशनलिटी आपकी आ जाएगी, आवेदक का लिंग पुरुष महिला जो भी हैं वहाँ पर आप जैसे टिक कर सकते हैं, विवाहित हैं या अविवाहित है, मैरिड है या अनमेरिड है वो यहाँ भर सकते हैं आपकी। आगे देखते हैं कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का लिंग, यदि आप लेडीज़ हैं तो आपके कानूनी रूप से जो है पुरुष हो गया, यदि आप पुरुष हैं तो कानूनी रूप से आपका जो विवाहित पति पत्नी है वो महिला हो गई। आगे देखते हैं कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी जन्म तिथि, जो आपका जीवन साथी है उसकी जन्म तिथि यहाँ आ जाएगी। अब देखते हैं कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी का नाम, यदि आप विवाहित है तो वो उसका नाम आ जाएगा। आय सीमा प्रतिवर्ष, जहाँ पर जैसे मान लो अभी ये प्रेजेंट टाइम में आपकी एनुअल जो इनकम है वो यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। कौन सी इनकम जो है क्राइटेरिया में आते हैं, 5 से 10 लाख वाले में आते हैं, 10 से 25 लाख वाले में आते हैं, वो यहाँ पर भरना पड़ेगा। कृपया चिन्हित करें यदि लागू हो तो। क्या होता है ये? राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति, वो उनके लिए हैं जहाँ पर राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू होता है। अब देखते हैं हम पहचान और पते का प्रमाण। पहचान और पते के प्रमाण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी आईडी कार्ड, CKYD नंबर, राष्ट्रीयता जनरल और रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे आप कुछ भी ऑप्शन की जो डिटेल है वो भर सकते हैं। आगे देखते हैं पता आपको जो है वो इस तरीके से भरना पड़ेगा। इन खानों में फर्स्ट और सेकंड लाइन एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा, और जो आपका देश है वो आ जाएगा, पिन कोड कौन सा आता है आपके वो आ जाएंगे। अब देखते हैं संपर्क विवरण में आपके मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वो जो भी है, और यहाँ पर बैंक का विवरण आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम पेंशन निधि PF और निवेश विकल्प का चयन। निवेश विकल्प का यदि आप चयन नहीं करते हैं तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफ़ॉल्ट जो पैटर्न होता है वो आपके ऊपर लागू होता है, और यदि आप चयन करते हैं तो कौन कौन सा चयन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है अलग अलग तरीके की जो है प्राइवेट लिमिटेड वगैरह ये फंड को जो निवेश करने के जो तरीके हैं वो आपको दिया हुआ है, किस किस में आप निवेश कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम FATCA विदेशी खाता अनुपालना अधिनियम CRA घोषणा अनुदेशक के क्रम में ये आपको घोषणा प्रपत्र जो है वो देना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी, आवेदक द्वारा घोषणा कि मैंने सोच समझ के ये फॉर्म भरा है, जो भी गलती होगी वो मैं उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा, इस तरीके का कुछ इसमें दिया गया है।
अब आगे देखते हैं आवेदक के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ डेट और जो प्लेस हैं वो आएगा, कब भर रहे हैं आप। अब देखते हैं नोडल अधिकारी द्वारा घोषणा। नोडल अधिकारी द्वारा ये जो घोषणा है वो ये करनी पड़ेगी। यह सेवानिवृत्ति की तिथि वो उस टाइम पे जो डीओबी के अनुसार 60 वर्ष जोड़ के और वो कर लेते हैं। सेवा प्रारंभ होने की तिथि यहाँ आ जाएगी, सेवानिवृत्ति की तिथि, अहरक सेवा प्रारंभ होने की, और कर्मचारी कोड आईडी जो भी आपकी आईडी संख्या आते हैं, पदनाम जो जिस पर आपने ज्वाइन किया है वो आता है यहाँ पे। अब देखते हैं आप राजपत्रित हैं, ये सब डीडीओ के काम है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इनमें। और यहाँ पर ये कार्यालय द्वारा प्रमाणित करके ये आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डीडीओ का नाम आ जाएगा, यहाँ पीओ का नाम आ जाएगा, डीडीओ के हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पर पीओ के हस्ताक्षर आ जाएंगे। ये सब कुछ डीडीओ की मोहर वगैरह यहाँ पर सब कुछ डीडीओ का काम है। अब देखते हैं सबसे मोस्ट है जो फॉर्म A2। फॉर्म A2 भरने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी साथियों, हमने पहले भी चर्चा की है। जो साथी एनपीएस के अंडर में आते हैं और जो यूपीएस का चयन करना चाहते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सेवारत कर्मचारी हैं, उनको फॉर्म A2 भरने की आवश्यकता पड़ेगी। यह जो है पूरी प्रोसेस है साथियों। अब देखते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पहले से ही पंजीकृत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने के लिए विकल्प का चयन है। यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस का चयन करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं और आपका नाम आ जाएगा और आपके पापा का नाम आ जाएगा, मदर या फादर का नाम जो भी है। 1/4/2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी कि जो प्राण नंबर है आपके वो आ जाएंगे के साथ एनपीएस का एक अभिदाता होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना, ये जो अधिसूचना नंबर है पीएफआरडी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधानों को पढ़कर पूरी तरह से समझकर और एकीकृत पेंशन योजना का चयन जो विकल्प है चुनने के लिए पात्र होने के नाते एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत आने के लिए विकल्प का चयन करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यानी कि इसके बाद आपको कोई भी जो है चेंज कर ऑप्शन फॉर्म जो चेंज करने की कोई भी अनुमति नहीं मिलेगी। अब आगे देखते हैं हम फॉर्म में क्या क्या आएगा। मैं CRA, एनपीएस ट्रस्ट, यूपीएस से जुड़ी किसी भी अन्य संस्था को पीएफआरडी अधिनियम 2013 के तहत और इसके अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए मेरी आवश्यकता व्यक्तिगत जानकारी डेटा विवरण एकत्र करने और साझा करने की अधिकृत करता हूँ। यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ प्लेस आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, अभिदाता यानी कि आप जो एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय के हस्ताक्षर आ जाएंगे और एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। आगे देखते हैं सेवा अभिलेखों के आधार पर डीडीओ द्वारा भरा और प्रमाणित किया जाना है। ये डीडीओ का जो है डीडीओ के द्वारा भरा जाने वाला है। रोजगार विवरण यूपीएस विकल्प के चयन के समय कर्मचारी कोड, कर्मचारी के कोड आ जाएंगे यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर क्या आएगी, अहरक सेवा की शुरुआत की तारीख यानी कि कब आपने सेवा शुरू की थी, वर्तमान माह का मूल वेतन आपकी बेसिक पे यहाँ आ जाएगी, और गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता यदि आपके लागू होता है तो वो यहाँ आ जाएगा। अगली वेतन वृद्धि कब लागू होगी उसकी डेट आ जाएगी यहाँ पर। सॉरी, डीडीओ के यहाँ हस्ताक्षर और नाम आ जाएगा, पीओ के हस्ताक्षर और नाम आएंगे यहाँ, डीडीओ की पंजीकरण संख्या आ जाएगी, पीओ के पंजीकरण संख्या आएगी और डेट और पैलेस यहाँ आएगी। अब देखते हैं इसके निर्देश क्या क्या हैं। इस फोरम की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति डीडीओ द्वारा कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति कर्मचारी को उसके रिकॉर्ड के लिए प्रदान की जाएगी। यानी कि इसकी आपको रिसिप्ट भी दी जाएगी कि आप जमा करवा रहे हो ये फॉर्म। डीडीओ कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित डेटा को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण प्रणाली में दर्ज करेगा और अभिदाता द्वारा फॉर्म के भौतिक रूप से जमा करने की स्थिति में डीडीओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विकल्प फॉर्म की एक प्रति अपलोड करेगा। पीओ अपने लॉगिन के माध्यम से सीआरए प्रणाली में अभिदाता द्वारा प्रयोग लिए गए विकल्प को अधिकृत और अनुमोदित करेगा।
यदि आप साथियों आप पीडीएफ इनकी डाउनलोड करना चाहते हो, इस पूरे जो है आपका जो आदेश आया, गजट नोटिफिकेशन है पीएफआरडी के द्वारा, उसका यदि आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ सकते हो, और इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको जिस भी फॉर्म को भरना है उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के या तो ऑफलाइन भर सकते हो या ऑनलाइन भर सकते हो साथियों। यदि आप वीडियो अच्छा लगे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने साथियों तक भी ज़रूर पहुंचाना साथियों।